हेलो स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर 1 इन हिंदी मीडियम हम पढ़ाएंगे। हिंदी में पढ़ाएंगे। अब इसमें देखो, अध्याय 1 में जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, और इसमें दिया गया संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पहले हम संख्याओं के बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ दिखा रहा है कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, और वहाँ आप ये भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। मतलब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कोई संख्या है तो संख्या रेखा पर उसको हम कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से, देखिए लाइन बनाई है, तो इस लाइन में क्या किया गया, देखिए लड़की यहाँ खड़ी हुई है और इस लड़की की इस लाइन के सिमिलरली मान लो यहाँ सिमिलरली लाइन बना देते हैं। अब इस लाइन में मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, जीरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जीरो। अब इसके दाहिने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 बना देंगे। इसको हमने 1 लिख दिया, इसको हमने 2 लिख दिया। इसी तरह 3 4 डाटा लिख सकते हैं हम। इधर हमने क्या कह दिया, -1 लिख दिया, और इधर हमने क्या कह दिया, -2 लिख दिया। इसी तरह -3 लिख देंगे बाएँ साइड में। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जीरो से स्टार्ट करके हम, इन लड़की जो क्या है जीरो से स्टार्ट करके आपके दाएं दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है? दाएं दिशा में। जब दाएं दिशा में चलेगी तो एक एक कदम रखेगी। जब एक कदम रखेगी तो उसमें क्या करेगी, एक एक नंबर उठाते जाएगी। जैसे पहले जीरो से स्टार्ट की तो यहाँ पहुँची तो 1 पर गई, और फिर से 2 पर गई, फिर से 3 पे गई, और आगे भी नंबर आएगा, 4 पे गई, 5 पे गई, इसी तरफ 6 पे गई। इस तरह नंबर पे क्या है, आगे चलती जाएगी। तो इस सारे नंबर को इकट्ठा करेगी। तो जो यहाँ दिया गया, जब इकट्ठा करेगी तो एक हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा बॉक्स लेते थे, कर लेते हैं हम बॉक्स ले लेते हैं। जैसे एक थैला मान लेते हैं। अब इस थैला में चीज़ रखते हैं। मान लो जैसे यहाँ थैला दिया गया है, इस थैला में क्या किया गया, कल्पना कीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्राप्त करते हैं। कहाँ करते हैं? संख्या रेखा पर चलना प्राप्त करते हैं, और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं, और संख्याओं को रखने के लिए एक थैला भी तैयार कर लिया है। यानी जो लाइन थी, ये नंबर लाइन जो बनाए थे, इस नंबर लाइन पर लड़की यहाँ खड़ी थी, तो यहाँ खड़ी थी, मान ली यहाँ जीरो खड़ी थी, लेकिन इससे आगे चल रही है। चल रही थी, क्या कर रही है, 1 मिल रहा है। इसके आगे चल रही है तो 2 मिल रहा है, इसके आगे चल रही है तो 3 मिल रहा है। इसी तरह की नंबर मिलते जा रहे हैं। अब सारे नंबर को क्या कर रही है, एक एकत्र किया करती जा रही है, एक थैले में रखती जा रही है, जो ये थैला दिया गया है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि थैले में रखती जा रही है, और यह नंबर जो इकट्ठा कर रही है, करे कि संभव है कि आप 1 2 3 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। यानी ये कह रहा है कि हम संभव मानते हैं कि आप प्राकृतिक संख्या क्या, 1 2 3 जैसी केवल प्राकृतिक संख्याएं क्या करते हैं, उठाना प्रारंभ करते हैं। जहां आप जानते हैं कि सूची सदैव बढ़ती ही जाती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सूची जो होगी, नंबर की सूची होगी, वो क्या होगी, बढ़ते जाएगी। सूची क्या होगी, बढ़ते जाएगी, नंबर की सूची बढ़ती जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? पूछ रहा कि क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अतः आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती है, क्योंकि आप 1 से नंबर उठाना स्टार्ट करते हैं या चलते जा रहे हैं, तो 1 के बाद 2 3 4 दादा संख्या, इसी तरह संख्या उठाते जा रहे हैं। तो इस तरह की संख्याएँ क्या मिलेगी आपको, अपरिमित संख्याएँ मिलेगी। अपरिमित मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होगा, यानी वह कोई फाइनाइट नहीं होगा, मतलब परिमित, अनंत होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है। अब इस रूप से क्या करेंगे, अनेक प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाती है, भर जाती है। आपको यदि आपको याद होगा कि इस संग्रह को प्रतीक के यन से प्रकट करते हैं। जो संख्याओं को थैला में हमने रखते गए हैं, तो इस थैले को क्या करते हैं, हम यन से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, हम यन से प्रकट करते हैं। अब आगे देख, यन से प्रकट करते हैं, आगे देखते हैं हम कि आप घूम जाइए। अब जो थैले थे, थैले में ध्यान देना है कि थैले में आप नंबर रखे ही थे। थैले में जो नंबर रखे थे 1 से 2 3 4 डाट डाट रखे थे, आज सबको इकट्ठा करके एक थैले में रख दिया। उस थैले के नाम हमने एन बता दिया था। उस थैले के नाम हमने क्या बता दिया था, एन से डिनोट कर दिए थे। अब जो एन थैला था,
उस थैले में जो नंबर थे उसी को हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या कहा। क्या कहा, प्राकृतिक संख्या। बात आ रही कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी बताए थे अपरिमित होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित संख्याएं होती है। मतलब अपरिमित संख्याएं का मतलब अनंत संख्याएं होती है। कितनी होती है, अनंत संख्याएं होती है, जिसको हम एन जो संग्रह का होगा उसको एन से डिनोट करते हैं। अब कह रहे हैं कि अब आप घूम जाइए। अब क्या करते हैं, हम घूम जाते हैं विपरीत दिशा में। पहले हम क्या चलते थे, किस में, लाइन नंबर पे, जो नंबर लाइन था उस पर जो लड़की चल रही थी ऊपर की दिशा में चल रही थी, दाएं दिशा में चल रही। अब उसके विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, बाएं दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलना प्राप्त करती है। तब विपरीत दिशा में चलेगी तो जो नंबर लाइन था, इस नंबर लाइन पर देखो ये 0 था, इसके आगे 1 था, इसके आगे 2 था। तो जब इसके विपरीत चलेगी लड़की तो क्या करेगी, वो शून्य को उठाएगी और उसी थैले में रख देगी। जो हमारा 1 से नंबर रखा गया था उसी थैले में रख देगी। तो वह क्या कहलाएगी, हमारी होल नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, होल नंबर, यानी उसको कहेंगे पूर्ण संख्याओं कहेंगे। क्या कहेंगे, अब जो नया थैला बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम पूर्ण संख्याओं का कहेंगे, यानी होल नंबर का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ दो परिभाषा हमने पढ़ ली है। पहला पढ़ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं। अब आम भाषा में कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 2 3 4 से डॉट डॉट चलती रहती है। अब पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है, तो प्राकृतिक संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब कि अनंत होती है। दूसरा बताया, पढ़ लिया हमने कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हमने शामिल कर लिया, तो जीरो को शामिल कर लिया तो उसको कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। और इसको हम W से क्या करेंगे, W प्रतीक से हम डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, W प्रतीक से हम डिनोट कर देंगे। अब इसके आगे क्या है कि आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं, क्योंकि जीरो के बाद जब हम बाएं दिशा में चलते हैं तो हमको अनेक क्या दिखाई देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। क्या देखते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। तो आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। जब थैले में डालेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपको एक नया संग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नया संग्रह मिलेगा। आपको याद होगा कि यह सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी इंटीजर्स का संग्रह होगा। और इसका प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। अब बात आ रही है कि आप जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं। जैसे पूर्णांक को हमने क्या करते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक को क्या करते हैं, इंटीजर करते हैं। और लेकिन हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। जेड ही क्यों डिनोट कर रहे हैं भाई, क्योंकि जेड जो है जर्मन शब्द है। जेड क्या है, जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। जहल का अर्थ है, जहल अर्थ किसका होता है, संख्या का। जहल का अर्थ क्या होता है, संख्या से होता है। इसीलिए जो पूर्णांक संख्याएं इंटीजर होता है उसको हम जेड से डिनोट भी करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं कि क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं, तो निश्चित रूप से रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। क्योंकि जो हम नंबर लाइन बनाई थी, मान लो कि ये नंबर लाइन में थी, इस नंबर लाइन पे हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो 0 लिख दिया था। अब इसके आगे चला था तो 1 लिख दिया था, इसके आगे चला तो 2 लिख दिया था, इसके आगे चला तो 3 लिख दिया था। अब इधर चले थे बाएँ तो -1 लिख दिए थे, इधर चले थे तो -2 लिख दिए थे, और इधर चले थे तो -3 लिख दिए थे। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि 0 और 1 के बीच बहुत सारी संख्याएं आएगी। 0 और के बीच बहुत सारी संख्याएं आएगी। ये जगह जब खाली है के लिए यही कर रहा है, क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती है, संख्याएं बची रहती है। तो निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती है। जो रेखा पर है उसके बीच संख्याएं बची रहती हैं। कह कि यह संख्याएं जैसे 1/2 हुआ, 3/4 हुआ और -205/206 हुआ, जैसी संख्याएं भी होती है। यदि आप इस प्रकार की संख्याओं को भी थैले में डाल देंगे, अब इस प्रकार की जो संख्याएं आएगी उसको भी हम थैले में डाल देंगे, तो ये क्या बनेगी, परिमेय संख्याएं बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्याएं, यानी
रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बन जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि ये संख्या इसमें डाली गई है, सारी संख्याएं जो डाली गई है, तो यह अब जो संख्याएं डाली गई है थी, मान लो कि ये संख्याएं थी हमारा, तो इस संख्याओं को हमने क्या करते हैं, यहाँ देखो इस संख्याओं को हमने एक थैली में पीछे रख दिया, एक नया संग्रह बन गया। इस संग्रह को क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या के संग्रह को हम क्यू से प्रकट किया जाएगा। इसे प्रकट किया जाएगा, क्यू से किया जाएगा। अब अंग्रेजी शब्द जो है रेशनल नंबर की उत्पत्ति, जो अंग्रेजी शब्द क्या है? रेशनल नंबर, उसी का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या की उत्पत्ति क्या होगी? अंग्रेजी के रेशियो से हुई है। अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है? रेशियो से हुई है। और जो अक्षर क्यू जो है अंग्रेजी शब्द के क्वोशेंट से लिया गया। जो क्यू शब्द क्या लिया गया है? अंग्रेजी के क्वोशेंट से लिया गया है। इसीलिए जो रेशनल नंबर होती है, जो परिमेय संख्याएं होगी, क्या होगी? जो परिमेय संख्याएं होगी, उस परिमेय संख्या को क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहेंगे। और उसको हम क्यू से निरूपित करेंगे। यहाँ उसको प्रतीक चिन्ह क्यू से क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या आपको ये भी परिमेय संख्याओं की परिभाषा मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपको परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दे सकती है। हमने क्या किया? संख्याओं को समझा। क्या समझा? कि सबसे पहले हम एक रेखा लिए थे, उस रेखा पर हमने क्या किया? वन, यहाँ से क्या किया? वन से स्टार्ट किया था चलना, तो वन चले थे, उसके बाद 2 पर चले थे, 3 पर चले थे, और सबको काउंट करते करते एक थैले में इकट्ठा किया था। और इस सारे जो नंबर आए थे इस थैले में, इसी को हमने प्राकृतिक संख्या कहा। क्या कहा? प्राकृतिक संख्या कहा। इसी को हमने n से निरूपित किया। अब क्या किया हमने? इसके विपरीत दिशा चले। यह था धनात्मक दिशा में। किस दिशा में चल रहे थे हम? धनात्मक दिशा में चल रहे थे। अब इसके विपरीत दिशा में चलेंगे, तो क्या किया हमने? यहाँ 0 था तो 0 को उठा लिया। तो 0 को उठाने के बाद, और ये जो थैला था इसमें भी इसको इंक्लूड कर दिया, तो नया थैला बन गया। तो इस थैले के नाम क्या कर दिया गया था? पूर्णांक, पूर्ण संख्या नाम क्या दे दिया गया था? पूर्ण संख्या नाम दे दिया गया था। क्या दिया गया था? पूर्ण संख्याओं का नाम दे दिया गया था। किसका दे दिया गया था? पूर्ण संख्याओं का नाम दे दिया गया था। और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। इसको किससे डिनोट किए थे? W से डिनोट किए थे। क्या किए थे? W से डिनोट किए थे। अब हमने क्या किया था? अब इसी संख्याओं को हमने विपरीत, यानी उसके जो दाएं दिशा में था उसी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? बाएं दिशा में चला। तो -1 को भी लिया, -2 को भी लिया, -3 को भी लिया। इस तरह की जो भी संख्याएं होगी सबको हमने लेते गए, उसको भी थैले में रखा। एक नया थैला बना। क्या बना? एक नया थैला बना। उसको हमने क्या किया? पूर्णांक कह दिया। क्या कह दिया? पूर्णांक कह दिया। क्या कह दिया? पूर्णांक कर दिया। उसको हमने जेड से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? जेड से, या उसको आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं हम। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं? अब कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले, इस चैप्टर के पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। बस उसका कंसेप्ट थोड़ा दिया था। अब कह रहा है कि अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं को परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। क्या होती है? कि कोई संख्या मान लेते आर है, वो परिमेय संख्या कहा जाता है। कोई भी संख्या मान लेते आर है, अब उसको कहेंगे कि परिमेय संख्या है यदि उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जहाँ p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और q क्या होगा? 0 नहीं होगा। q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इस बात पर बल क्यों दे रहे हैं? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो p में q से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या करते हैं? इस पर हम जोड़ देते हैं।
तो इसका मतलब ये समझ गए कि जो संख्या परिमेय संख्या होगी वो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अब इस बात पर भी जो ध्यान दीजिए कि थैले में रखी गई संख्याएं क्या थी, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया था, जहाँ पी और क्यू क्या थे, पूर्णांक थे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 था। उदाहरण के लिए जैसे -25 है, तो -25 क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो -25 को लिख सकते हैं -25/1। तो ये पी और बाई क्यू के फॉर्म में तो हो गया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, नीचे वाला क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ p क्या है, -25 है, q क्या है, 1 है। इस तरह हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक भी आते हैं। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो गई। क्या इम्पॉर्टेंट हो गई कि जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके अंदर कौन कौन से संख्याएं आएंगे, जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत यानी परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आएगी। अब प्राकृतिक संख्याएं भी बताए थे क्या होती है, 1 2 3 4 डाट डाट जो संख्याएं होती है, अपरिमित संख्याएं, ये अनंत संख्याएं होती है, उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अभी पढ़े थे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 डाट डाट, इस तरह की जो अपरिमित संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जब हमारा क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इसका प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे हमारे, ये सारे मिलके ये हमारे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, आगे यह सोचते हैं कि देखो करा कि आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में अद्वितीय यानी यूनिक निरूपण नहीं किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होगा उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अद्वितीय यानी यूनिक निरूपण नहीं होगा, मतलब एक ही तरीका नहीं होगा उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। किसको, परिमेय संख्या की, मतलब बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पी बाई क्यू पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 1/2 है उसको लिख सकते हैं 2/4। जब सॉल्व करेंगे तो अभी 1/2 ही आएगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, हम काट देंगे। और 5/20 ये भी 1/2 ही आएगा सॉल्व करने के बाद। 25/50, 47/94। एक कहने का मतलब हुआ है कि परिमेय संख्या होगा उसको हम अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होगा, मतलब एक ही तरीके से उसको हम लिख नहीं सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, 2/4, 10/20, 25/50, 27/94 आदि। यह परिमेय संख्या कहलाती है। अब इस संख्याओं को एक के समान हमने लिख दिया है, इसको कहते हैं, इसका नया नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं हम इसको, हम इसका नाम दे दिए हमने, क्या नाम दे दिए, इसका नाम, नया नाम दे दिए हमने क्या, तुल्य परिमेय संख्या। कौन सा संख्या नाम दे दिए हमने, तुल्य परिमेय संख्या नाम दे दिए। कौन सा संख्या दे दिए, तुल्य परिमेय संख्या। अब पूछा जाए कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, अगर कोई संख्याएं का रेशियो सेम है, देखो इसका जो अनुपात निकालेंगे क्या आएगा, सेम आएगा, तो कहेंगे कि ये संख्याएं क्या होंगी, तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न है, तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न है। अभी आगे समझेंगे तुल्य परिमेय संख्या। तो समझ गए कि अगर 1/2 है, 2/4 है, 10/20 है, सबका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा इसका अनुपात। तो ये संख्याएं क्या कहलाती, सब ये सब कहलाएंगी तुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या है लेकिन ये क्या है, समतुल्य है, सब बराबर है, तो उसको तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ कर रहे हैं कि फिर भी हम यह कह सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप, p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। यहाँ जब हम p बाई क्यू को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, मतलब एक संख्या रेखा लाइन पर निरूपित करते हैं, तो क्या बात ध्यान रखते हैं, कह रहे कि
रेखा पर निरूपित करते हैं, तो तो अब हम यह मान लेते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ध्यान देना है कि जब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो इसको क्या करेंगे, Q मानेंगे कि Q क्या है, Q हमारा 0 नहीं है, और दूसरा क्या मानेंगे, Q हमारा 0 नहीं है, और उसके बाद क्या मानेंगे कि जो P और Q संख्या है 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और P और Q क्या होंगे, स्वभाज्य संख्या होंगे। P और Q क्या होंगे, हमारे स्वभाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे, स्वभाज्य संख्या। और स्वभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है, तो 1/2 को हम लिख सकते, देखो 1/2 तो है ही, इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब संख्या रेखा पर होगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको सबसे पहले कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में हो, Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, और P और Q में क्या हो, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसको हम रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करेंगे, इसको निरूपित करेंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से भिन्नों में से जो तुल्य इसके जो 1/2 के यानी 1/2 के जो तुल्य परिमेय संख्या जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक होंगे, भिन्न होंगे। उनमें से वो जो भिन्न होंगे उनमें से हम 1/2 ही लेंगे। क्या लेंगे, 1/2 ही लेंगे, जो सभी को निरूपित करेगा। क्या करेगा, सभी को निरूपित करेगा। आइए हम इस विभिन्न प्रकार की संख्याओं का, जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, इससे संबंधित उदाहरण से समझते हैं। अभी 2 पॉइंट बताए थे, इसमें ध्यान देना है। अब इसमें पहला पॉइंट यह है कि उदाहरण हमने समझते हुए मन कर के नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य है, और कारण के साथ उत्तर देना है। अब बताना है कि क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। अब ध्यान दो कि अब पहला हम पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा है कि यहाँ जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब समझेंगे हम कि पूर्ण संख्याएं कौन होती है, प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है। तो पूर्ण संख्याएं समझेंगे और प्राकृतिक संख्याएं समझेंगे। और प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 होती है, और पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 होती है और 3 होती है। चलते रहता है। तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब है कोई भी ले सकते, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। यह करा कि असत्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। देखो शून्य क्या एक पूर्ण संख्या है, किंतु यह प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कर रहा है क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब इसके पहले बताया पड़े थे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो लिख रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यस, होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, मान लो कोई पूर्णांक m है तो m को हम m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। और इसीलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम m/n के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 हम बना सकते हैं। तो यह जो रूप होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। अब कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। देखो 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्णांक नहीं है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, क्या हो जाएगी, ये कथन असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत आसान ही है, समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है
कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। इसको निकालने की 2 विधि है। तो पहला विधि मान लेते हैं हमने कि एक संख्या मान लो कि यह नंबर 9 है, क्या है, नंबर लाइन है। अब इसमें मान लेते हैं यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। अब इसके बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 ही परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके लिए कह रहा है कि सलूशन के लिए आपको याद होगा कि आर और एस के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ चुके थे कि आर और एस के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आर एस को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे आर प्लस एस जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, तो आर और एस के बीच में क्या होगी, एक स्थिति आएगी कि नहीं। तो जैसे मान ली हम 1 और 2 को जोड़े, तो 1 प्लस 2 को जोड़े और कैसे 2 से भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का होगा, इसी के बीच में आएगा, कहीं आएगा 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम ले लेते हैं। जैसे हमने किसको ले लेते हैं, दोनों को फिर से ले लेते हैं। तो हमने क्या किए, जो नंबर लाइन था, मान लो कि यहाँ पर हमारा आ गया था क्या 1 था, यहाँ पर हमारा 2 था, इसके बीच में आ जाएगा क्या गया था 3/2 आ गया था। अब इसको हमने ले लेते हैं। तो देखो 1 प्लस 3/2 ले लिए, दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। जब दोनों को जोड़कर हाफ करोगे तो 2 इसमें जाएगा, तो 2 हो जाएगा 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा 5, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। पास में आ रही है। तो इसी तरह क्या करेंगे, हम 2 संख्याओं को जोड़ते जाएंगे और उसको हम क्या करते हैं, जैसे 2 संख्या हमको आ गई, और कौन सी संख्याएँ आ गई, संख्याएँ हमने निकाल लिया कि यह 1 था, इसके बाद हमारा 1/2 आया था, इसके बाद हमारा 3/2 आया था, यह 2 मान के चलो, ठीक है ना। इसी तरह हम संख्याएँ और भी संख्या निकाल सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, इसको जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, इसको जोड़ेंगे हाफ कर, नहीं ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना। ये हमारा क्या कितना आया था 3/2 आया था, दूसरा ये तो 5/4 आया था, कितना आया था 5/4 आया था। तो ये संख्या में अब इसके बीच जोड़ेंगे हाफ करेंगे, इसको जोड़ेंगे हाफ करेंगे, इसको जोड़ेंगे हाफ करेंगे, तो हम संख्याएँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 5 संख्याएँ हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे निकाल सकते हैं, 4 संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यह संख्या हमने निकाला हुआ है, किताब में निकाला हुआ। अभी आगे हम सीखेंगे कैसे और निकालेंगे हम। दूसरा, अब इसी को क्या कर रहा है, हल दूसरे तरीके से कर रहा है। क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन को हल दूसरे तरीके से कर रहा है। अब कह रहा है कि जो 1 है 2 है नंबर लाइन पे, तो इसके बीच 5 संख्या निकालना है। तो एक अन्य विकल्प ये है कि आप एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए क्या करेंगे, 5 तो है निकालना है, तो इसमें से और इसके बीच निकालना है 5 संख्या। तो क्या करेंगे, हम इसके और इसके बीच 5 संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में तो 5 + 1 कर देंगे, अब 6 कर देंगे। अब 6 क्या करेंगे, दोनों के जो हर होगा उसको बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो 5 + 1 कर दिए हमने, 5 + 1 कर देंगे। अब दोनों का जो हर आएगा, जो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हर 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 6/6 लिख सकते हैं, 2 को अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 12, नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब आप ये देख सकते हैं कि अब ध्यान देना है कि ये 6/6 और बराबर 7। अब इसके बीच कौन सी संख्याएँ होंगी, अब 6 के आगे चलेंगे तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, सभी क्या होगी, इसी के बीच आएंगी, 1 और 2 के बीच आएंगी। 1 और 2 के बीच की सभी स्थिति क्या होगी, परिमेय संख्याएँ कहलाती है। और 1 2 के बीच स्थित संख्याएँ क्या होगी, 7/6, और क्या होगी, सिंप्लीफाई कर देंगे, 7/6 होगा। जैसे 8 है 6 है तो कहते हैं 2 से काट देंगे, तो 4/3 हो जाएगी। अब इसको 9 है 6 है तो फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 10 है 6 है तो 5/3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। अब इसी तरह क्या होगा, संख्याएँ हमारा निकलते जाएगी, तो टोटल संख्या क्या होगी, हम 5 संख्याएँ
निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि संख्याएं को अब देखते हैं। फिर से हमने एग्जाम्पल 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, अब दोनों से देखते हैं उदाहरण जो था। अब टिप्पणी क्या है, टिप्पणी पढ़ते हैं। कह रहे कि ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्याओं ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। क्योंकि 1 और 2 के बीच केवल 5 परिमेय संख्याओं को याद करने के लिए कहा गया था। परंतु आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं ध्यान देना है कि व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। यानी किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं फिर से। करें कि आइए अब हम संख्या रेखा पर पुनः देखते हैं। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। इन जो संख्या रेखा था उस पर सभी संख्याएं हमने ले लिया, अभी तक सभी संख्याएं नहीं ली हैं। ऐसा होने के कारण ये है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और भी संख्याएं बची होती हैं। एवं अपरिमित रूप से इस पर और भी संख्याएं बची हुई हैं। क्या बची हुई है? अपरिमित रूप से इस पर और भी संख्याएं बची हुई है। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थानों के बीच रिक्त स्थान और रिक्त स्थानों न केवल एक या दो हैं बल्कि अपरिमित रूप से अनेक हैं। जो रिक्त स्थान थे तो एक ही नहीं थे, जो क्या थे, एक से ज़्यादा थे। क्या थे? एक से हमारे ज़्यादा थे। करें जो रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान केवल एक या दो है बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। आश्चर्यजनक बात यह है कि किन्हीं दो रिक्त स्थानों के बीच अब यहाँ देना है कि कह रहा है कि किन्हीं दो स्थानों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती हैं? अनेक संख्याएं होती है। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बच रहे हैं। हमारे सामने क्या है? कुछ प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि यह फर्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर बची हुई संख्या को आप क्या कहा जाता है? कह रहा है जो संख्या रेखा पर बची संख्याओं को क्या कहा जाता है? दूसरा है कि इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं को बीच हम किस प्रकार भेद करेंगे। मतलब जो संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच हम किस प्रकार की भेद करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रश्नावली पढ़ते हैं। अब प्रश्नावली को हम देख लेते हैं कि प्रश्नावली क्या है। अब क्या करते हैं? हम इस पर प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में क्या है? संख्या पद्धति का प्रश्नावली नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन q ≠ 0 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके सलूशन भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं सलूशन को भी। अब कह रहा है कि हाँ, क्योंकि जो संख्याएं हैं उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि शून्य जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं कहाँ? 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो भी इंटीजर पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। तो कह रहा है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं, p/q के रूप में भी लिख सकते हैं।
क्योंकि जीरो को अब ध्यान देना है यहाँ देखो, क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 आ जाएगा, प्राप्त होता है। तो जहाँ पी 0 हो जाएगा क्यू 1 हो जाएगा, और क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए जो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या हमारा क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के ये दो तरीके थे। जो सेकेंड वाला मेथड था, सेकेंड एग्जाम्पल था, उदाहरण उसे हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। तो किसके बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच कितनी संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 निकालना है, तो 6 संख्याएं हमको निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक जोड़ चलेंगे, तो 6 निकालना तो एक जोड़ दिए कितना हो गया, 7। अब 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या व्यक्त करेंगे, तो 3/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो 3/1 चला, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दी है। अब ध्यान देना है कि 3/4, अब देखो 7 आगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई किए, और इसमें देखो 7 से इसमें मल्टीप्लाई किए, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई किए, और 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, और 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मान के चलो, जनरली हमने मान लेते हैं क्या कि मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई पर इस बात ध्यान में रखना है कि जो संख्याएँ थी हमारी 3 और 4, उसको हमने क्या किया, पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया, और जो संख्याएं हमारी 6 निकालनी थी उसमें एक जोड़ दिए थे, तो कितने हो गई थी, 7 हो गई थी। अब 7 को क्या करते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंश और हर में यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी किए, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, तो जब करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 7 के ऊपर गुणा करेंगे, 7 में 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो संख्याएँ ये आ गई। अब 21/7 और 28/3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। अब 21 के बाद चलेंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये क्या हो गई, एक लाइन में निकल गई। कितनी लाइन में गई, एक सिंगल लाइन में यह संख्याएँ निकल गई। क्या कही गई, एक सिंगल लाइन में यह सारी संख्याएँ क्या हो गई, निकल गई। बात समझ आ गई यहाँ पे। तो अब यह ध्यान देना है कि कोई भी संख्या दी गई हो, क्या हो, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ दिया गया है कोई भी संख्या दी गई हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कितनी संख्याएं निकालनी है उसके बीच। तो मान लीजिए 6 निकालनी थी, तो 6 में एक हमने जोड़ दिया था, क्या कर दिया, 6 में एक हमने जोड़ दिया था, तो क्या हो गई, 7 हो गई। अब जो संख्याएँ दी गई है 3 और 4, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, परिमेय संख्या बनाएंगे, उसके नीचे एक एक लिख देंगे। अब जो 7 आया, 7 से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अंश और हर में मल्टीप्लाई किए तो हमको एक संख्या मिला है, जो संख्या हमको यह मिल गई। अब इसमें क्या करते हैं, 21/7 से 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 21 से आगे चलेंगे तो 21 से क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 संख्याएँ हमको मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि 3/5 और 4/5। अब ध्यान इसमें देना है कि उससे वाली एग्जाम्पल में, अब इसमें देखो क्या था, इसका भी जो था हर दोनों सेम ही था, हर क्या था, सेम था, इसका भी हर सेम था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें जो दिया गया है 3/5, 4/5, इसमें भी हर 5 ही है, और कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसी तरीके से चलेंगे, सेम तरीके से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो संख्याएं थी हमारा 3/5 है, और क्या है, 4/5 है। अब इसी के बीच निकालना है, तो हम दोनों का हर समान है, तो अब 5 संख्याएं प्राप्त करनी है। जब हर समान है, 5 संख्याएं प्राप्त करनी है, तो 5 में एक जोड़ देंगे हम, 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब जो 3/5 है 4/5 है, अब दोनों में क्या करेंगे, अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याएँ क्या होगी, 6×3 18, 6×5 30, 30 हो जाएगी। यहाँ हो गया 6×4 24 और 6×5 30 संख्या हो जाएंगी। तो ये संख्याएँ हमको मिल गई, ठीक है। जब ये संख्याएँ हमको मिल गई तो क्या करेंगे हम, आप जब संख्याएँ हमको ये मिल गई तो थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि जब संख्याएँ हमको ये मिल गई है 18/30 24/30 मिल गई है, तो 18 और 30 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18 से आगे चलेंगे तो 19/30 हो जाएगी, और 20/30 21/30 22/30 23/30 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये जो संख्याएं हो जाएगी, जो क्या होंगी, तो ये संख्याएं जो हमारी है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 परिमेय संख्याएँ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वही मेथड रहेगी कि अगर हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम बनाते हैं, अंश उसका क्या क्या हर सेम बनाते हैं, और उसमें 6 जितने निकालना उसमें जोड़ेंगे, अंश हर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसी तरह काउंटिंग चलते जाएंगे। अब देखो इसके बाद 4 क्वेश्चन से हम समझते हैं क्या कर रहा है। 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, छातना कौन सत्य है कौन असत्य है, और कारण भी बताना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य का कारण बताना है। फर्स्ट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। कारण इसका क्या है, कारण यह है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड ये हमको कह रहा है, सेकेंड ध्यान देना है। सेकेंड कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होगा एक पूर्ण संख्या होगी। तो अब कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। अब देखो प्रत्येक जो पूर्णांक होगा एक पूर्ण संख्या होगी, असत्य हो जाएगी, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 थी, और जबकि पूर्णांक संख्या क्या थी, 0 थी, -1 भी थी, -2 भी थी, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य कथन है। कारण क्या है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। पूर्णांक में क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। इसीलिए क्या हो जाएगी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो असत्य कथन है। कारण क्या, कारण यह है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ये भी असत्य कथन है। क्या है, असत्य कथन है। कारण क्या है कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्याओं में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे 1/2 आ गया, परिमेय संख्या है, इसको पूर्ण संख्या में हम नहीं लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यहीं पर क्या होता है, हमारा ये 1.1 एक्सरसाइज जो थोड़ी समाप्त होता है, और नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही डालेंगे। और थैंक यू देखने के लिए।